मैं तुम्हें प्रकट होने का आदेश देता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके हाथों से बनी प्राचीन मुहर से एक रोशनी निकली, जो प्रकाश की रक्त किरण की तरह थी, जो सीधे आकाश में चली गई। एक शानदार उग्र उठी, जिसने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। स्क्रो, सुदूर प्राचीन काल की प्रतीत होने वाली ध्वनि, फीनिक्स की चीख पूरे आकाश में गूंज उठी। इसका अत्यधिक उत्पीड़न एक दृश्यमान वायु तरंग में बदल गया, जो दृढ़ता से टूट गया, एक विशाल लहर में दमनकारी आभा का एक हिंसक विमोचन। ध्वनि के कारण उत्पन्न सदमे की लहर के तहत क्लाउडी मून सिटी का पूरा मैदान थोड़ा कांप गया, जैसे कि पृथ्वी ड्रैगन में हलचल हो गई, जिससे सभी के दिलों में डर पैदा हो गया। वे सभी लोग, जो आग की लपटों और पहले के विस्फोट की ओर भाग रहे थे, फीनिक्स की उस कान फाड़ देने वाली चीख को सुनकर एक एक करके सदमे में रुक गए। आग की बढ़ती गर्जना को अविश्वास से घूरने लगे, जो रात के आकाश में जल रही थी, उस चमकदार लाल आकृति के भीतर पूरे अंधेरे को ढांक रही थी। वह शानदार दृश्य जिसने अंदर तक हिलाकर रख दिया, जिसने दिल को सुन्न कर देने वाली सदमे की लहर पैदा कर दी, जिसने लंबे समय तक शांत होने से इनकार कर दिया। वह एक फीनिक्स है। यह प्राचीन पवित्र जानवर अग्नि फीनिक्स है। एक प्राचीन पवित्र जानवर वास्तव में यहाँ दिखाई दे रहा है। यह कौन है? ऐसा प्राचीन पवित्र जानवर किसके पास है? लोग अविश्वसनीय थे और वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। उनके दिमाग और आंखें पूरी तरह से शानदार शानदार फायर फीनिक्स से भर गईं, जिसने पूरी रात आकाश को भर दिया। कुछ समय पहले उन्होंने सुना था कि 9 इंट्रपमेंट वुड्स के भीतर एक पवित्र जानवर प्रकट हुआ था, लेकिन उन्होंने आकाश के भीतर केवल एक क्षणभंगुर छाया देखी थी और उसका असली रूप नहीं देखा था। इसने अन्य देशों के कृषकों को पुरस्कार की तलाश में आकर्षित किया था, और यह कभी नहीं सोचा था कि प्राचीन पवित्र जानवर फायर फीनिक्स अंततः उनके संग ग्लोरी कंट्री के भीतर किसी के हाथों में पड़ जाएगा। जब उसका शरीर प्रचंड लपटों से जल रहा था, तब उसके विशाल पंखों को शानदार ढंग से फड़फड़ाते हुए देखकर फायर फीनिक्स के दृश्य ने उनके दिलों के भीतर खून को उबाल दिया। यह वास्तव में प्राचीन अग्नि फीनिक्स का असली रूप था। उनके जैसे 9वीं कक्षा के छोटे देश में उन्हें वास्तव में इस दिन एक प्राचीन पवित्र जानवर को देखने का मौका मिला था। उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती थी कि वे अत्यधिक उत्तेजित नहीं होंगे? जिस स्थान पर आग की लपटें भड़की हुई थी, उस स्थान की ओर भाग रहे लोगों में से मुरोंग ली हुआन भी रात के आकाश के भीतर उग्र आकृति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। एक प्राचीन पवित्र जानवर फीनिक्स, जो पक्षियों के बीच सर्वोच्च शासन करता था, एक अतुलनीय शानदार दृश्य जो इस दुनिया से बाहर था। हालांकि उसका दिल इतना क्रोधित था कि वह बेतहाशा धड़क रहा था, फिर भी वह बहुत देर तक नहीं रुका, लेकिन जल्दी से अपनी इंद्रियों को वापस लाया और तेजी से उस ओर बढ़ना जारी रखा जहां आग की लपटें अभी भी भड़की हुई थीं। इस बीच जू हवेली के भीतर छत के ऊपर भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा आदमी भारी प्राचीन दमनकारी आभा के कारण खुद को खड़ा होने में भी असमर्थ महसूस कर रहा था। उसके दोनों पैर कांपने लगे और वह असहाय होकर निढाल होकर गिर पड़ा। वह आकाश में उड़ते हुए व्यापक पंखों वाले फायर फीनिक्स को अविश्वास से घूर रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं, अविश्वास से भर गईं और अत्यधिक पीड़ा महसूस कर रही थीं। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आप संभवतः प्राचीन पवित्र जानवर फायर फीनिक्स को कैसे अपने पास रख सकते हैं? वह कैसे संभव है? उत्पीड़न की उस प्राचीन आभा ने उसे घेर लिया था, इसलिए उसे बोलने में भी सक्षम नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने जबरन उस प्राचीन दमनकारी आभा को तोड़ दिया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके हृदय मेरिडियन को गंभीर चोटें आईं और उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा, लेकिन वह अभी भी अपने सामने उस निर्दयी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखों के सामने शिकार उतना ही अच्छा था जितना बैग में था, लेकिन वह अचानक उसकी पकड़ से उड़ गया था, और यहाँ तक उसे प्रतिक्रिया में इतना तीव्र और अस्वीकार्य झटका लगा था। वह यह सब चुपचाप कैसे स्वीकार कर सकता था? हवा की ओर मुंह करके खड़े होकर फेंग जियू की ठंडी नजर उस दुखी और मनहूस दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो वहां असहाय बैठा था। उसकी बर्फीली आवाज धीरे धीरे उस तक पहुंच रही थी। फायर फीनिक्स के हाथों मरने में सक्षम होने से तुम्हें लाभ होगा। जैसे ही वह आवाज समाप्त हुई, आकाश में फायर फीनिक्स ने झपट्टा मारा।
अपने साथ तेज झपट्टा के साथ आग की लपटें लेकर आया। उसके व्यापक पंख अचानक बूढ़े आदमी के चारों ओर लपेटे गए, इससे पहले कि वह एक बार फिर आकाश में ऊपर की ओर उड़ता। नहीं, उसकी करुण आवाज प्रचंड आग की लपटों के भीतर से बाहर आते ही बहुत शांत हो गई, और फेंग जिऊ ने देखा कि रात का आकाश अचानक जलती हुई चिंगारियों को बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा था, जो उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाती हुई आग फीनिक्स के पीछे चल रही थी। जब मुरोंग ली हुआन जो हवेली से बहुत दूर नहीं आया तो उसने छतों पर छलांग लगाई और उस चौंकाने वाले दृश्य को देखा। उसका पूरा अस्तित्व अचानक अनियंत्रित रूप से शून्य में चला गया, क्योंकि वह उस दर्दनाक सुंदर दृश्य को असहाय सदमे में देखता रहा जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। सू हवेली की छत पर लाल आकृति हवा की ओर मुंह करके खड़ी थी। चमकदार लाल कपड़े नीचे की प्रचंड लपटों की रोशनी से चमक रहे थे, जिससे वह बिल्कुल शैतानी लग रही थी। गर्जन वाली आग के बीच दिखाई देने वाली आकृति के पीछे लहराते जेट काले बाल, और आकृति के सिर के चारों ओर चक्कर लगाती हुई विशाल अग्नि फीनिक्स। उसकी आंखों ने जो कुछ भी देखा, वो सब कुछ इतना रहस्यमय, इतना सुंदर, इतना मंत्रमुग्ध करने वाला लग रहा था कि यह पूरी तरह से अवास्तविक लग रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी अटूट निगाह पर ध्यान दिया गया था, लेकिन आकृति ने अपना सिर घुमाया। मंद्रा के फूलों वाला सुनहरा मुखौटा, जो आग की लपटों से चमक को प्रतिबिंबित कर रहा था, उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित हो गया। उसने खुद को अचानक उस मुखौटा को हटाने की इच्छा से प्रेरित पाया, ताकि उसके नीचे चेहरे पर एक नजर डाली जा सके। हालांकि अपनी मंत्रमुग्ध इंद्रियों को याद करने के लिए इंतजार किए बिना, उसने अचानक फायर फीनिक्स को रात के आकाश में धीमी आवाज के साथ नीचे की ओर आते देखा। जैसे ही वह नीचे की ओर बढ़ी, वो प्रकाश की किरण में बदल गई और रहस्यमय आकृति में प्रवेश कर गई, जो बिना किसी निशान के गायब होने से पहले हवा की ओर मुंह करके खड़ी थी। प्रतीत होता है कि उसी समय उस आदमी ने अपनी निगाहें हटा ली और अपनी क्यूई को कई छलांग लगाने के लिए बुलाया। वह आकृति आग की लपटों के ऊपर से गुजरती हुई तेजी से रात के अंधेरे में गायब हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका हाथ उस आदमी को बुलाने के लिए बढ़ा, लेकिन अंत में उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, और जो शब्द वह कहना चाहता था, उसे चिल्लाकर नहीं बोला। वह व्यक्ति कौन है? उसने सोचा, उसका हृदय काफी सटीक अनुमान लगा सकता है। चमकदार और ध्यान खींचने वाले लाल कपड़े, वह रहस्यमय और शैतानी आभा, उसके लापरवाही भरे व्यवहार के साथ, और अंत में लाल मंदार फूलों से ढका सुनहरा मुखौटा। वह केवल रहस्यमय भूत डॉक्टर ही हो सकता है और कोई नहीं। जब विभिन्न पारिवारिक कुलों के परिवार प्रमुख यह देखने के लिए दौड़े कि पूरे जू मेंशन में भीषण आग लगी हुई है, तो वे जोर से हौंफने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक मध्यम आकार का पारिवारिक कबीला इस तरह से गिर गया होगा। वाह, यह जू परिवार है। स्वर्ग। क्या इसका मतलब यह है कि जू परिवार का सफाया कर दिया गया है? सू परिवार उस प्राचीन पवित्र जानवर के मालिक के साथ कैसे उलझ गया, जिसके कारण पूरा कबीला पूरी तरह से नष्ट हो गया, और उसका इतना दुखद अंत हुआ? वहां मौजूद लोगों ने बहस की, क्योंकि उन्होंने जू मेंशन को आसपास की आग से अंदर बाहर होते देखा, तेज लपटों के नीचे जलते हुए देखा। उनकी चीखें लगातार निकल रही थीं। पूरे पारिवारिक कबीले को इस तरह से गिरते हुए, क्लाउडी मून सिटी से गायब होते हुए देखकर उनके दिलों में जटिल भावनाएं थीं जो अनकही रह गई थीं। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां पराक्रम का शासन था, और एक सच्चाई जो नहीं बदलेगी। भले ही आप एक प्रभावशाली परिवार थे जिसने 100 अन्य परिवारों पर शासन किया, यदि आपने किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया, तो आपको खत्म करना महज कुछ मिनटों की बात होगी, और पूरे कबीले को खत्म करना एक रात के समय में हो सकता है। परिवार के प्रमुखों में से एक ने मुरोंग यी हुआन को, जो उस स्थान पर सबसे पहले पहुंचा था, एक निश्चित दिशा की ओर घूरते हुए देखा, और जैसे ही वह पूछने के लिए आगे बढ़ा, उसकी आंखें चमक उठी। तीसरे राजकुमार, आप इस स्थान पर पहले पहुंचे। क्या आपने देखा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था? उन शब्दों को सुनकर परिवार के अन्य मुखिया जो अपनी अपनी चर्चाओं में थे, मुरोंग यी हुआन की ओर देखने लगे। यह सही है। वह कौन था जिसने पूरे जू परिवार कबीले को नष्ट कर दिया?
वो व्यक्ति कौन था जिसके पास प्राचीन पवित्र जानवर फायर फीनिक्स था? मुरोंग यी हुआन वापस होश में आया और उसने देखा कि हर कोई उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहा था। उसने इसके बारे में एक पल सोचा और कहा, मैंने केवल एक क्षणभंगुर लाल आकृति देखी। जहां तक व्यक्ति की पहचान की बात है, मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। लाल आकृति। उस पल हर किसी का दिल धड़क रहा था। सभी के दिमाग में एक ही व्यक्ति की छवि बन रही थी। द घोस्ट डॉक्टर। क्या यह वह हो सकता है? क्लाउडी मून सिटी में अब सबसे रहस्यमय व्यक्ति वह व्यक्ति था जिससे हर कोई मिलना चाहता था लेकिन देख नहीं पाता था। हालांकि उन सभी ने घोस्ट डॉक्टर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने सुना था कि वो खुद को पूरी तरह से जंगली और भड़कीले लाल रंग के कपड़े पहनना पसंद करता था। हमेशा लाल मंदरा के फूलों से ढका हुआ एक सुनहरा मुखौटा पहनता था। उसकी आभा शैतानी रूप से आकर्षक और भयावह, अत्यधिक रहस्यमय थी। 2 दिन बाद, प्लम ब्लॉसम रिज में केवल सफेद कैजुअल कपड़े पहने हुए फेंग जियो अपने कमरे में चली गई और उसने तुरंत लेंग शून को अपनी ओर आते देखा। मालकिन। लेंग शून ने अभिवादन किया और फेंग जियो की ओर देखते हुए थोड़ा चिंतित महसूस किया। जिस दिन से वह वापस आई, उसकी मालकिन का रंग बहुत पीला पड़ गया था। क्या मेरे भाई को अभी तक होश आया है? उसने लेंग शून की ओर देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी कमजोरी झलक रही थी। उस रात उसके हृदय के मेरिडियन में चोट लग गई थी और यदि यह तथ्य न होता कि वह स्वयं चिकित्सा में पारंगत थी, तो उसके लिए इन 2 दिनों में बिस्तर से उठना भी संभव नहीं होता। लेकिन हालांकि उनकी चोट में सुधार हुआ है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। इस समय अगर वो बहुत जोर से बोलती या खांसती या कुछ और करती, तब भी उसे अपने सीने में हल्का दर्द महसूस होता। युवा मास्टर जाग गया है। मम्मा, मैं जाकर देखूंगा। जैसे ही वह बोली, वो बाहर चली गई। गुवान शी लिन का आंगन उसके ठीक बगल में था और यह उसके चलने के लिए काफी करीब था। अतः वह अपने आंगन से निकलकर कुछ ही कदम चलकर उस स्थान पर पहुंच गई। आंगन के अंदर जाने से पहले उसने अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला। उसे अंदर से खांसी की आवाज सुनाई दी। वह अपनी जगह पर रुकी और लेंग शून की ओर मुड़ी। क्या उसने अपनी दवा ले ली है? जब वह उठा तो पहले ही ले चुका था। यह सुनकर फेंग जियू फिर अंदर चला गया। एक बार अंदर जाने पर उसने गुवानशी लिन को देखा जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और बैठने की कोशिश कर रही थी और वह तेजी से आगे बढ़ी और बोली, आप अभी भी घायल हैं। बस लेट जाओ, छोटी जियू। जब गुवानशी लिन ने देखा कि यह फेंग जियू है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जब उसने उसके पीले रंग को देखा, तो वह तुरंत चौंक गया। छोटी जियू, तुम्हारे चेहरे का रंग इतना खराब क्यों दिख रहा है? वह अभी अभी उठा था और उसे अभी तक उनसे यह पूछने का भी मौका नहीं मिला था कि वह यहाँ कैसे आया है। मेरे हृदय मेरिडियन को चोट लगी है। यह कुछ ही दिनों की देखभाल से ठीक हो जाएगा। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई और उसकी नब्ज महसूस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हालांकि आपके शरीर पर कई चोटें हैं, लेकिन वे ज्यादातर मांस पर सतही घाव हैं। यह सौभाग्य की बात थी कि आपकी हड्डियों और शिरोबिंदु को चोट नहीं लगी थी, अन्यथा आपको कम से कम 10 दिन या पूरे आधे महीने तक आराम करने की आवश्यकता होती। उसका पीला चेहरा देखकर और फिर यह याद करके कि उसे बचा लिया गया है, चाहे कितना भी घना व्यक्ति क्यों ना हो, उसे अभी भी पता चल जाएगा कि वह वही थी जिसने उसे बचाया था। उसकी आंखें तुरंत गर्म हो गईं और उसने कहा, छोटी जियू, तुम्हारा भाई बहुत बेकार है। हमेशा तुम्हारी परेशानियां बढ़ाता है। आप भी क्या कह रहे हैं? उसने उसे ठीक से ढकने के लिए उसके कंबल को ऊपर खींच लिया और कहा, आपके शरीर को केवल 2 दिनों के आराम की आवश्यकता होगी और फिर आप चलने फिरने के लिए बिस्तर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन गुवान परिवार में चयन 3 दिनों में है और समय काफी कठिन होगा। मुझे चिंता है कि आपका शरीर इसे सहन करने में सक्षम नहीं होगा। यह ठीक है, मैं कर सकता हूँ। गुवान परिवार के चयन के लिए मुझे निश्चित रूप से वापस जाना होगा। तो फिर इन 2 दिनों में ठीक से आराम करो और मैं तुम्हें दवा दूंगी ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। वो फिर खड़ी हो गई और बोली, मैं अब अपने कमरे में वापस जाऊंगी। अगर कुछ है
तो इसे लिंग शून को बताएं और यह काम करेगा। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको और आराम भी करना चाहिए। तुम्हें बार बार मुझसे मिलने आने की जरूरत नहीं है। फेंग जियू मुस्कुराई और सिर हिलाया। इसके बाद वह लिंग शून की ओर मुड़ी और दवा के लिए किए जाने वाले बदलावों के निर्देश छोड़ दिए और फिर अपने कमरे में वापस लौट आई और तेजी से अंतरिक्ष के भीतर स्पिरिट पैलेस में चली गई। उस रात के बाद न केवल उसका हृदय मध्याह्न घायल हो गया था, बल्कि इसके कारण फायर फीनिक्स भी गहरी नींद में सो गया था। फायर फीनिक्स, जिसने अपने असली रूप में प्रकट होने के लिए एक मानव बच्चे का रूप ले लिया था, वास्तव में उसे परिपक्व होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। लेकिन कल रात फेंग जियू ने दुश्मन को खत्म करने के लिए उसे अपने असली रूप में प्रकट करने के लिए खून से उन बाधाओं को तोड़ने के लिए प्राचीन मुहर का इस्तेमाल किया था। अपने असली रूप में उसकी शक्तियों की ताकत लगभग अपनी शक्तियों के शिखर पर एक वयस्क प्राचीन पवित्र जानवर के स्तर तक पहुंच गई थी और एक योद्धा संप्रभु को हराना उसके लिए स्वाभाविक रूप से आसान था। लेकिन लागत बहुत अधिक थी, जिसका मतलब था कि वह गहरी नींद में सो जाएगा और इसके अलावा यह भी पता नहीं था कि वह कब जागेगा। उसने अंतरिक्ष में आग के एक किशोर गोले में लिपटे हुए छोटे फायर फीनिक्स को देखा। वह अभी भी एक 3 साल के मानव बच्चे की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह गहरी नींद में लेटा हुआ है और शांति से सो रहा है। अपनी नजरें फेरकर वह बैठ गई और अपने शरीर के भीतर की चोट को ठीक करने के लिए कमल की स्थिति धारण कर ली। आत्मा और रहस्यमय ऊर्जा दोनों के उछाल के साथ उसका पूरा शरीर ऊर्जा के स्रोतों में लिपटा हुआ था, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वह अपने शिरोबिंदु के माध्यम से बहने वाली एक गर्म लहर महसूस कर सकती थी। 3 दिन बाद एक अगोचर घोड़ागाड़ी सड़क पर धीरे धीरे घूम रही थी। गाड़ी आकर्षक नहीं थी। जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा वह थी सामने काले रंग की पोशाक पहनी हुई ठंडी और खूबसूरत लड़की। उसके नैन नक्श उत्तम और सुंदर थे, काले कपड़ों से लिपटा शरीर सेक्सी और आकर्षक था। अगर उसके चेहरे पर मुस्कान का थोड़ा सा भी निशान होता, तो वह निश्चित रूप से एक ऐसी स्टनर बन जाती, जो पुरुषों को सिर झुकाने पर मजबूर कर देती। हालांकि काले लिबास में उस युवा लड़की के पूरे शरीर से एक ठंडी आभा निकल रही थी। वह ठंडा व्यवहार लोगों को तुरंत उसके पास जाने से हतोत्साहित कर रहा था। घोड़ागाड़ी के अंदर गुवान शी लिन ने फेंग जियू को देखा, जो अपनी किताब पढ़ते समय गाड़ी के किनारे पर भारी झुकी हुई थी, और उसने थोड़ा व्यथित होकर उससे पूछा, छोटी जियू, चूंकि आपके पास ऐसे अनुकरणीय चिकित्सा कौशल हैं, तो आप पहले अपने चेहरे से घाव क्यों नहीं हटाते? इतना समय पहले ही हो चुका था और उसके चेहरे पर चोट के निशान अभी भी कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा था। जब भी वह उसके चेहरे पर उन निशानों को देखता, तो उसे उसके लिए चिंता महसूस होती, लेकिन वह खुद ऐसा व्यवहार करती थी जैसे उसे इसकी आदत हो गई हो और वह इससे परेशान न हो। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि लड़कियां अपने चेहरे का खराब होना बर्दाश्त नहीं कर सकती? वह उसे इतना बेफिक्र क्यों देख रहा था? कोई जल्दी नहीं। मैं जो निशान हटाने वाली दवा बना रहा हूँ उसमें अभी भी एक और प्रकार की जड़ी बूटी की कमी है। उसने लापरवाही से उत्तर दिया, अपनी किताब का एक पन्ना पलटा और पढ़ना जारी रखा। यह एक स्क्रॉल था जिसमें टेम्पेस्ट क्लाउड स्टेप्स को रिकॉर्ड किया गया था, जो अंतरिक्ष में उसके मास्टर के संग्रह में पाया गया था। इसे देखने के बाद उसने पाया कि उसके भीतर दर्शाया गया फुटवर्क उससे भी अधिक अद्भुत था, और जब से वे पीच ब्लॉसम रिज से बाहर निकले थे, तब से पूरे रास्ते उसकी नाक उसमें दबी हुई थी और वह उसे एक सेकंड के लिए भी नीचे रखने में असमर्थ थी। तब तक उसकी नाक से सुगंध उठी और उसका सिर अनजाने में ऊपर उठ गया। बड़े भाई, क्या तुम्हें कुछ सूंघ रहा है? जब वह उसे देख रही थी तो उसकी आंखें चमक रही थीं। उस खुशबू को सूंघते हुए वह अपनी लार को वापस गले से नीचे उतारने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे एक पेटू बिल्ली की तरह देखकर गुवानशी लिन असहाय होकर जोर से हंसा और उसके सिर पर धीरे से थपकी देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हारी वह नाक केवल खाना जानती है। पर्दे खींचे जाने के बाद भी तुम अभी भी फ्राइड स्कैलियन पैनकेक की खुशबू सूंघ पा रही हो। सही है, यह फ्राइड स्कैलियन पैनकेक है।
वो खुशी से मुस्कुराए और उसकी बांह पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, बड़े भाई, क्या आप मुझे कुछ खरीदने में मदद कर सकते हैं? मुझे 2 चाहिए। उसने 2 उंगलियां बाहर निकाली और उन्हें गुवानशी लिन के चेहरे के सामने लहराया। ठीक है, ठीक है, मैं उन्हें खरीदने जाऊंगा। उसने विनती के सामने असहाय होकर कहा। उस समय गाड़ी चला रही लेंग शूंग ने अंदर की बातचीत सुनी थी और उसने पहले ही अपनी गति धीमी कर दी थी। गुवानशी लिन ने पर्दा खोला और गाड़ी से कूदकर लेंग शूंग से कहा, गाड़ी को किनारे रोको। मैं कुछ पैनकेक लेने जा रहा हूँ और अभी वापस आऊंगा। जैसे ही वह बोला, वह पहले से ही थोड़ी दूरी पर एक छोटे से स्टॉल की ओर चल रहा था। लेंग शूंग ने घोड़ागाड़ी को किनारे खड़ा किया और छोटे स्टॉल की ओर देखते हुए इंतजार करने लगा। अंकल, 4 फ्राइड स्कैलियन पैनकेक। गुवान शी लिन ने पैसे निकालते हुए जोर से कहा। युवा मास्टर, क्या आप इसके साथ कुछ कटोरी ग्रीन बीन सूप भी लेना चाहते हैं? फ्राइड स्कैलियन पैनकेक ग्रीन बीन सूप के साथ असाधारण रूप से अच्छे लगते हैं। गर्म पैनकेक पैक करते समय थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा। यह काम करता है, मैं 2 कटोरे लूंगा, नहीं, 3 कटोरे। उन्हें मेरे लिए ठीक से पैक करो ताकि इसे ले जाना आसान हो। जरूर, जरूर, जरूर। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए आंखों से कहा, जल्दी से ग्रीन बीन सूप के 3 कटोरे भर दिए और उन्हें ले जाने के लिए पैक कर दिया। कुछ दूरी पर फैंग किंगे के साथ और वह जेड पवेलियन लॉफ्ट से बाहर निकला ही था कि आसपास मुरोंग यी हुआन की बेहोश नजर ने एक आदमी को एक छोटे से स्टॉल से कुछ खरीदते हुए देखा। वह आश्चर्यचकित हो गया और उसकी आंखों में अचानक खुशी आ गई। यह वह है, लाल रंग की उस लड़की का बड़ा भाई। अगर वह यहाँ है, तो क्या वह लाल पोशाक वाली लड़की भी यहाँ होगी? इसके बारे में सोचते हुए उसका दिल धड़कने लगा, क्योंकि उत्साह और एक निश्चित घबराहट दोनों ने उसके दिल को जकड़ लिया था। बिग ब्रदर मुरोंग, यह क्या है? फैंग क्विंग जी, जो उसे खींच रहे थे, ने हैरानी से पूछा। यह देखकर कि वह वहीं खड़ा है और हिल नहीं रहा है, उसने उसकी निगाहों का पीछा करने के लिए अपना सिर घुमाया। तभी साधारण पोशाक पहने एक आदमी को फ्राइड स्कैलियन पैनकेक खरीदते हुए देखा। बिग ब्रदर मुरोंग उसे जानता है। माँ, मेरा एक दोस्त। मैं जाकर नमस्ते कहूंगा और तुम यहीं मेरे लिए थोड़ी देर इंतजार कर सकती हो। जब उसने देखा कि आदमी जाने वाला है तो उसने तुरंत फैंग किंग जी को बताया और तेजी से कदम उठाने लगा। फैंग क्विंग जी ने उसे देखा, यह महसूस करते हुए कि यह सब कुछ अजीब था। उसकी नजर उस अजीब आदमी को माप रही थी लेकिन उसके बारे में कुछ भी असाधारण नहीं देखा। जैसे ही गुवानशी लिन जो खरीदने आया था उसे खरीदने के बाद वापस जाने के लिए तैयार था, तभी बगल से एक आवाज उसके कान में पड़ी। यह युवा मास्टर, मुरोंग यी हुआन ने पुकारा और गुवानशी लिन के सामने खड़ा हो गया। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी और उसने कहा, जब हम रॉक फॉरेस्ट टाउन में अपनी आखिरी मुलाकात से अलग हुए, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं यंग मास्टर को यहाँ क्लाउडी मून सिटी में फिर से देखूंगा। गुवानशी लिन ने मुरोंग यी हुआन को हैरानी से देखा। आप हैं? उसे इस व्यक्ति की बिल्कुल भी याद नहीं थी। यह देखकर कि गुवानशी लिन को उसकी कोई याद नहीं है, मुरोंग यी हुआन की मुस्कान थोड़ी कम हो गई लेकिन तुरंत सामान्य हो गई और कहा, मेरा उपनाम मुरोंग है, जिसका नाम यी हुआन है। मुरोंग यी हुआन। गुवानशी लिन एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया था, लेकिन बाद में खुशी में बदल गया क्योंकि उसने उत्साह से अपने सामने वाले आदमी को देखा। उसकी आवाज की पिच अचानक कुछ पायदान ऊपर हो गई। आप मुरोंग यी हुआन हैं। सन ग्लोरी देश के तीसरे राजकुमार। वह मार्शल योद्धा कल्टीवेटर विलक्षण। मुरोंग यी हुआन नाम स्वाभाविक रूप से क्लाउडी मून सिटी में गुवान परिवार के एक व्यक्ति से परिचित था, लेकिन अभी तक नहीं मिला था। गुवान शी लिन को केवल इतना पता था कि इस व्यक्ति की तारकीय प्रतिष्ठा उससे पहले थी और वह नई पीढ़ी के बीच एक प्रतिभाशाली कृषक था, स्वर्ग का एक गौरवान्वित पुत्र था, कि वह आज यहाँ मिलने के लिए काफी भाग्यशाली होगा। उसे यह एहसास हुआ, उसका दिल उत्साहित हो गया और उसने कहा, भगवान तीसरे राजकुमार, मैं बहुत पहले से आपसे मिलना चाहता था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अब इस तरह सड़कों पर आपसे टकराऊंगा। यह वास्तव में भाग्य ही होगा।
इससे पहले कि मुरोंग यी हुआन अपना मुंह खोल पाता, गुवान शी लिन ने कहना जारी रखा, क्या आप जानते हैं, आप हमेशा से मेरा लक्ष्य रहे हैं। बहुत पहले से, मैं हमेशा अपनी खेती में बहुत कठिन प्रशिक्षण लेना चाहता था ताकि एक दिन आखिरकार आपको हरा सकूं। जब उसने पहले कुछ प्रश्न सुने, तो मुरोंग यी हुआन की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी और वह बस यह पूछने ही वाला था कि क्या उसकी बहन उसके साथ आई थी। जब उसने बाद में बयान सुना, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान स्थिर हो गई और उसने मन ही मन सोचा, यह लड़का वास्तव में अपने शब्दों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। लेकिन उन्हें वास्तव में इस सब पर ज्यादा आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं हमारे यंग मास्टर से उनका नाम पूछ सकता हूँ? मैं गुवानशी लिन हूँ। उन्होंने उदारतापूर्वक पेशकश की। तो यह यंग मास्टर गुवान है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर गुवान की बहन उसके साथ है। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, मुरोंग यी हुआन ने पहले ही इसे देख लिया था। गुवान शी लिन के पास स्नैक्स के अतिरिक्त हिस्से थे और वह सोच रहा था कि क्या वे संभवतः उसकी बहन के लिए हो सकते हैं। क्या उसे ये खाद्य पदार्थ खाना पसंद था? मुरोंग यी हुआन को अपनी प्यारी छोटी बहन का जिक्र करते हुए सुनकर गुवानशी लिन के चेहरे पर मुस्कान तुरंत कठोर हो गई और उसकी आंखें सावधान हो गईं और उसने पूछा, आप मेरी छोटी बहन के बारे में क्या पूछ रहे हैं? आप उसे जानते भी नहीं हैं। यह इस तरह है, रॉक फॉरेस्ट टाउन में मैंने अनजाने में आपकी छोटी बहन को नाराज कर दिया था और मैं उससे माफी मांगने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे उससे मिलने का अवसर नहीं मिला। उसने उसे देखा। उस समय पीच ब्लॉसम रिज पर उसने उसे एक फूल की आत्मा की तरह देखा था, जिससे वह चकित हो गया था और वापस आने के बाद उसका ध्यान भटक गया था, जिससे उसका दिल बैठ गया था। इस हद तक कि इस हाल की अवधि में वह किंग जी के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा था और इस बारे में उसके साथ खुलकर बात करने के लिए एक उपयुक्त समय ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे इसके लिए कोई अच्छा समय नहीं मिल पाया था। फ्राइड स्कैलियन पैनकेक पकड़े हुए हाथ ने तिरस्कार पूर्वक लहराया और गुवानशी लिन ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मेरी छोटी बहन अत्यधिक उदार है और इस तरह के मामूली अपमान से कोई शिकायत नहीं रखेगी। कोई शिकायत नहीं, केवल इसलिए कि आपने उसे पर्याप्त रूप से उत्तेजित नहीं किया है। उसे गुस्सा दिलाएं और वह किसी भी निरर्थक उदारता की परवाह नहीं करेगी, चाहे उल्लंघन बड़ा हो या छोटा। अर्घ, वह अभी भी मेरे फ्राइड स्कैलियन पैनकेक का इंतजार कर रही है। बात नहीं कर सकती, मैं पहले कदम उठाऊंगी। जब उसकी छोटी बहन के मामलों की बात आई, तो बाकी सब कुछ नगण्य हो गया और उसने तुरंत अपनी आदर्श के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने का मूड खो दिया और जल्दी से घोड़ा गाड़ी पर वापस आ गया, इस डर से कि उसने उसे बहुत लंबे समय तक इंतजार कराया। यंग मास्टर गुवान। मुरोंग यी जुबान की नजर उस दिशा पर थी जिस ओर गुवान शी लिन दौड़ रहा था और जब वह सड़क के किनारे रुकी एक घोड़ा गाड़ी पर पड़ी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह अंदर है? यह विचार मन में आते ही उसके कदम असहाय होकर पीछे पीछे चल पड़े। फैंग क्विंगजी ने देखा कि पीछे से क्या हो रहा था और उसकी भौहें एक साथ आ गईं। उसकी निगाहें सामान्य दिखने वाली घोड़ागाड़ी को देखने के लिए घूम गईं, इससे पहले कि उसके कदम उसी के अनुसार आगे बढ़ते, वह भी आगे बढ़ती। दूसरी तरफ गुवानशी लिन घोड़ागाड़ी के किनारे पहुंचे और लिंग शून को एक फ्राइड स्कैलियन पैनकेक दिया। यह आपके लिए है। ग्रीन बीन सूप भी है। आपको उन्हें तब तक लेना चाहिए जब तक वे गर्म हों और हम आपके खत्म होने के बाद जा सकते हैं। लिंग शून ने उसकी ओर देखा और तुरंत धन्यवाद कहते हुए नाश्ता लेने के लिए आगे बढ़ा। फिर वह घोड़ागाड़ी पर चढ़ गया और उसके हाथ ने पहले ही पर्दा उठा लिया था और अंदर जाने ही वाला था कि उसने कहा, छोटी जियू, फ्राइड स्कैलियन पैनकेक अभी भी गर्म है। बुजुर्ग अंकल ने कहा कि यह ग्रीन बीन सूप के साथ बहुत अच्छा लगेगा और इसलिए मैं आप दोनों के लिए एक एक हिस्सा वापस ले आया। गाड़ी के अंदर से फैंग जियू ने अपना हाथ बढ़ाया और ग्रीन बीन सूप के साथ फ्राइड स्कैलियन पैनकेक लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ग्रीन बीन सूप, मैंने इसे लंबे समय से नहीं खाया है। यह बहुत अच्छा है बिग ब्रदर, धन्यवाद। हे, किस लिए धन्यवाद? जब तक आपको यह पसंद है, यह ठीक है। वापस जाते समय
हमें कई घरेलू नौकरानियों को खरीदना चाहिए और उनसे आपकी सेवा करानी चाहिए और आपके लिए अच्छा भोजन तैयार करना चाहिए। इतने लंबे समय तक उसके आसपास रहने के कारण वह जानता था कि वह अच्छे भोजन की भूखी है। जरूर, उसने सहमति में मुस्कुराते हुए कहा। उसे वापस अंदर बैठा देखकर फैंग जियू ने बैग खोला और फ्राइड स्कैलियन पैनकेक को काटने ही वाली थी कि अचानक उसने एक आवाज सुनी जो उसके लिए अपरिचित नहीं थी। मिस गुवान, यह मुरोंग यी हुआन है। मिस गुवान, वह किसे संबोधित कर रहा है? घोड़ागाड़ी के भीतर फैंग जियू को आश्चर्य हुआ जब उसने अपने समान रूप से आश्चर्यचकित मुक्त बड़े भाई को देखा। बिना आवाज के पूछा, क्या चल रहा है? गुवान शी लिन ने अपने फ्राइड स्कैलियन पैनकेक को देखा और कहा, हम तब मिले थे जब मैं ये चीजें खरीद रहा था। उसका नाम मुरोंग यी हुआन है, और उसने पहले रॉक फॉरेस्ट टाउन में आपको नाराज करने के बारे में कुछ उल्लेख किया था और आपसे माफी मांगना चाहता है। यह बोलते हुए वह थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था और उसने कहा, मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वह अभी भी पीछे आता है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। बेहतर होगा कि मैं नीचे जाऊं और देखूं। उसने फ्राइड स्कैलियन पैनकेक नीचे रख दिया और बस पर्दा खोलने ही वाला था कि वह अचानक फैंग जियू से कहने के लिए मुड़ा, छोटी जियू, पहले अपना घूंघट डालो। लिटिल जियू के चेहरे पर घाव अभी भी ठीक नहीं हुए थे और वह जब भी बाहर जाती थी तो हमेशा घूंघट पहनती थी। वह नहीं चाहता था कि उसके जख्मी चेहरे को देखने के बाद लोग उसे काले चश्मे से देखें। माम, फैंग जियू मुस्कुराए और अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया, बल्कि यह सोचकर हैरान हो गई कि मुरोंग यी हुआन क्या करना चाहती है। घोड़ागाड़ी के बाहर इंतजार करते हुए मुरोंग यी हुआन काफी घबराया हुआ महसूस कर रहा था और उसकी हथेलियों से बहुत पसीना आ रहा था। जब उसने घोड़ागाड़ी को देखा तो उसकी निगाहें प्रत्याशा से भर गईं और उसने मन ही मन सोचा, क्या वह पर्दा खोलेगी? क्या उसे याद है कि वो उससे पहले भी 2 बार मिल चुकी है? लिंग शुंग, जो घोड़ागाड़ी के बाहर बैठा था, ने मुरोंग यी हुआन के चेहरे पर उत्सुक प्रत्याशा का भाव देखा और उसकी भौहें एक साथ सिकुड़ गईं, जिससे उसे एक अजीब नजर आ रही थी। यह मुरोंग यी हुआन यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा था? वह जो जानती थी, क्या वह पहले से ही फैंग निवास के फैंग किंग गे से जुड़ा हुआ नहीं है? वह अब भी घोड़ागाड़ी को इतनी लालसा और घबराहट से क्यों घूर रहा था? पर्दा गुवान शी लिन द्वारा खोला गया और वह गाड़ी से बाहर निकल गया। उसने उतरते ही पर्दा बंद कर दिया और गाड़ी के सामने खड़े मुरोंग यी हुआन को घूर कर कहने लगा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है? तुम यहाँ तक मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो? उस समय मुरोंग यी हुआन थोड़ा चकित होकर घोड़ागाड़ी को देख रहा था क्योंकि पर्दा हटने पर उसने गाड़ी के अंदर जो लड़की देखी थी, उसका दिल एक बार फिर पागलों की तरह धड़कने लगा। उसने आज लाल कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन वह एक सफेद पोशाक थी जिसके चेहरे पर उसी रंग का घूंघट था। वह चुपचाप गाड़ी के किनारे झुककर बैठ गई थी। उसके चारों ओर परिष्कृत लालित्य का माहौल था, जो शांत और सुंदर लग रहा था। और जब वह लाल कपड़े पहनती थी, तो वह चमकते सूरज की तरह चमकदार और आकर्षक थी। उसकी हर गतिविधि सुस्त, मंत्रमुग्ध कर देने वाली अकर्मण्य थी। ऐसा प्रतीत होता था कि हर बार जब वह उसे देखती थी, तो वह उसकी आत्मा को अलग अलग तरीकों से झटका देती थी, जिससे वह हर बार असहाय रूप से मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए गुवान शीलिन ने ठंड से देखा कि मुरोंग यी हुआन उसके पीछे घोड़ा गाड़ी को काफी घूर रहा था और उसके चेहरे पर तुरंत अंधेरा छा गया क्योंकि उसने अपने पैरों को बाईं ओर एक कदम आगे कर दिया और उसे रोकने के लिए अपने साहसी व्यक्तित्व को मुरोंग यी हुआन के ठीक सामने रख दिया। मैं कहता हूँ, क्या देख रहे हो? बड़े भाई मुरोंग, क्या आप गाड़ी के अंदर मौजूद व्यक्ति को जानते हैं? फैंग क्विंगे धीरे धीरे आगे बढ़े और सौम्य स्वर में पूछा। उसकी नजर घोड़ागाड़ी के बाहर की ओर गई और फिर गुवान शी लिन की ओर देखने लगी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, चूंकि यह यंग मास्टर मेरे बड़े भाई मुरोंग का दोस्त है, तो आप भी मेरे दोस्त हैं, फैंग क्विंगे। गाड़ी के अंदर का व्यक्ति इस यंग मास्टर से कैसे संबंधित है? हम उसे मिलने के लिए बाहर क्यों नहीं बुलाते?
उसने कुछ देर तक दूर से देखा था और उसे इस बारे में संदेह था। मुरोंग यी जुबान के चेहरे पर उस चमकदार अभिव्यक्ति के कारण उसे पहली बार खतरा महसूस हुआ था, क्योंकि उसने फैंग किंग गे की पहचान संभाली थी। मुरोंग यी जुबान की वह नजर उसके लिए बहुत परिचित थी, और इससे उसका दिल भी कांप उठा। अतीत में वो हमेशा चुपचाप देखती थी जब वह एक तरफ खड़ी होती थी, जैसे कि वह अब थी। उसे फैंग किंग जी को इतनी चकित होकर घूरने के लिए उसी बेहद सौम्य और गहरी प्यार भरी नजर से देखते हुए। लेकिन जब से उसने यह पहचान हासिल की है, उसे हमेशा लगता है कि उसमें उसी सौम्यता और गहरे प्यार की कमी है जो उसने अतीत में पिछले फैंग किंग जी में दिखाया था। हालांकि अब जब वह उसकी ओर देखता था, तो वह कोमल शब्दों का भी प्रयोग करता था और उसके प्रति अत्यधिक अनुकूल था। लेकिन वह जितनी संवेदनशील थी, उसने अंतर महसूस किया था। इससे वह असहज हो गई थी, लेकिन उसने गहराई से जांच करने की हिम्मत नहीं की थी। उसे गहरा डर था कि परिणाम कुछ ऐसा होगा जिसे वह स्वीकार नहीं कर पाएगी। उसने इसे टालने की कोशिश की थी और खुद से कहा था कि यह सिर्फ वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है। लेकिन ठीक पहले, वो कुछ दूर खड़ी होकर देख रही थी। जैसे ही वह आदमी बाहर आया, उसने पर्दा हटा दिया। उसने देखा कि मुरोंग यी हुआन ने गाड़ी के अंदर किस तरह देखा था, और वह लगभग अपना होश खो बैठी थी। देखने की जरूरत नहीं है, एक लड़की के रूप में उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि उसके अंदर का व्यक्ति निश्चित रूप से महिला थी। लेकिन वो किस तरह की महिला थी? क्या वह मुरोंग यी हुआन को इस तरह खुद को भुलाने में सक्षम था? गुवान शी लिन ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। क्या आप दोनों के साथ मेरे ऐसे परिचित संबंध हैं? सिर्फ इसलिए कि आप मिलना चाहते हैं और उसे खुद को आपके सामने दिखाने के लिए बाहर आना होगा। यह सुनकर फैंग क्विंग जी के चेहरे का रंग गहरा हो गया, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि अपना सिर घोड़ागाड़ी की ओर घुमाया और धीरे से कहा, मिस, भाग्य ने हमें मिलना तय किया है। मिलने के लिए बाहर क्यों नहीं आते? गाड़ी के अंदर फैंग जियू के बाल उसकी छाती के सामने गिरे हुए थे। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और घूंघट के नीचे के होठों के कोने एक शैतानी चंचल मुस्कान में उठे हुए थे। उसकी आवाज धीमी थी, 3 भाग सुस्त, 7 भाग उदासीन। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मुझे बाहर जाकर तुमसे क्यों मिलना चाहिए? घोड़ागाड़ी के भीतर से आ रही आवाज को सुनकर फैंग क्विंग जी थोड़ा अचंभित हो गई, क्योंकि उसे यह थोड़ा परिचित सा लग रहा था। और वह अकेली नहीं थी जिसने ऐसा महसूस किया। यहाँ तक मुरोंग यी जुबान भी चौंक गया। वह आवाज, जो कि किंगे के समान थी, फिर भी अलग थी, क्योंकि वह आवाज आलसी और बेपरवाह आलस्य से भरी थी, जो अत्यधिक आकर्षक थी। शायद यह थोड़ा सा अपनापन ही था जिसने उसके दिल को इतनी बेचैनी महसूस कराई कि वह गुवान शी लिन के सामने से निकल गई और पर्दा खोलने के लिए हाथ बढ़ाकर घोड़ा गाड़ी के पास गई। हालांकि इससे पहले कि वह फैला हुआ हाथ पर्दे को छूता, एक बड़ा हाथ उस पर चिपक गया। आप क्या कर रहे हो? गुवान शी लिन उसे घूर रहा था। उसका चेहरा अमित्र था। वह द्वितीय सुंदर लड़की को अत्यधिक अप्रसन्नता से घूर रहा था। अचानक सोच रहा था कि उसका सारा दिमाग उस चेहरे को विकसित करने में चला गया होगा, और वह मानव भाषण को समझ नहीं पा रही थी। जाने दो, फैंग किंग जी ने डांटा। उसकी भौहें एक दूसरे के करीब आ गईं, जब उसने अपनी कलाई पर बंधे हाथ को देखा। गुवान शी लिन ने उसका हाथ छोड़ने से पहले उसे 2 कदम पीछे हटने के लिए खींचा। उसके चेहरे पर पूरी तरह से अवमानना भाव झलक रहा था और उसने कहा, यदि आप गाड़ी का पर्दा नहीं खोलना चाहती, तो क्या आप सोचती हैं कि मैं आपका हाथ पकड़ना चाहूंगा? थप्पड़। एक करारा तमाचा गूंजा। किंग जी। मुरोंग यी हुआन के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया और वह तुरंत आगे बढ़ गया। गुवान शी लिन अपने चेहरे पर हाथ रखकर खड़ा था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था और उसने फैंग किंग जी को गुस्से से देखा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। उसने कुछ बुरा तो नहीं किया था। इस महिला ने उसके चेहरे पर थप्पड़ क्यों मारा था? जन्म से लेकर अब तक उसे कभी किसी ने थप्पड़ नहीं खाया था। यद्यपि उसका हृदय क्रोध से भर गया, तथापि उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। वो एक पुरुष था, और वह वास्तव में किसी महिला को खुली सड़कों पर नहीं मार सकता था।
घोड़ों की लगाम थामे हुए लेंग शून की आंखें ठंडी हो गईं और वह गाड़ी से कूदने ही वाली थी कि उसने देखा कि घोड़ा गाड़ी का पर्दा एक गोरे और पतले हाथ से उठाया जा रहा है। मालकिन, उसने अभिवादन किया और फेंग जियू को बाहर आने की अनुमति देने के लिए तुरंत पर्दा उठा दिया। फेंग जियू थोड़ा झुक गई और गाड़ी से बाहर निकल गई, अपना हाथ लेंग शून के समर्थन के लिए दिए गए हाथ पर रखा और अपनी पोशाक के हेम को धीरे से ऊपर उठाते हुए वो उतर गई। उसने अपने भाई की मुफ्तखोरी की ओर देखा, जिसके हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे और उसका चेहरा गाल पर चमकते लाल हथेली के निशान के साथ गुस्से से काला पड़ गया था। फेंग जियो की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अन्य दो लोगों की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। जब वह उनकी ओर बढ़ी तो उसके कदम धीमे हो गए। जब मुरोंग यी हुआन ने लड़की को उसकी सफेद पोशाक में गाड़ी से बाहर निकलते देखा, तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। जब उसने देखा कि सुंदर आकृति शांति से उसकी ओर चल रही है, तो उसका दिल अचानक घबरा गया और थोड़ी प्रत्याशा से भर गया। और जब फेंग किंगे ने सफेद पोशाक में लड़की को घोड़ागाड़ी से उतरते देखा, तो उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह दुबली काया, वह चाल ढाल उसे बहुत परिचित लग रहे थे। बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। थप्पड़, थप्पड़, दो जोरदार तमाचे गूंजे, जिससे उन दोनों को जबरदस्ती होश में लाया गया और आसपास के राहगीरों की भीड़ में से हर कोई उन्हें देख रहा था। चूंकि उनमें से कुछ की शक्ल बहुत अच्छी थी और यह एक अत्यधिक सार्वजनिक सड़क पर था, आसपास के लोगों ने पहले ही उन सभी को देख लिया था। इसके अलावा मुरोंग यी हुआन और फैंग किंग गे दोनों क्लाउडी मून सिटी में अत्यधिक प्रभावशाली लोग थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि फैंग किंग जी अचानक अपना हाथ उठाएगी और उस आदमी के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारेगी। और आखिरी चीज जो उनमें से कोई भी देखने की उम्मीद कर सकता था वह यह थी कि वह महिला जिसने घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ था, घोड़ा गाड़ी से धीरे धीरे बाहर आई और जोड़े के पास चली गई और तुरंत अपना हाथ उठाकर फैंग किंग जी के चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारा, जिससे वे पूरी तरह से चुप हो गए। वह दृश्य देखने में एकदम चौंका देने वाला था। फैंग क्विंग जी ने पूरी तरह से अविश्वास में अपने हाथों को अपने चुभाने वाले गालों पर रखा। उसकी आंखें लगभग आग उगल रही थी जब वह सफेद पोशाक में उस महिला को घूर रही थी जो अपने हाथों को लहरा रही थी और वह थोड़ा हकला रही थी। तुम्हारे पास मुझे मारने की धृष्टता है। फैंग जियू ने थप्पड़ों से चुभाने वाले अपने हाथ को उछालना जारी रखा और उसकी ओर देखे बिना वह स्तब्ध गुवान शीलिन की ओर मुड़ी और उसे ईमानदारी से निर्देश दिया, बड़े भाई, अब आप देखते हैं। यदि कोई आपको एक बार थप्पड़ मारता है, तो आपको उसे 2 थप्पड़ के साथ जवाब देना होगा। आपको जो उपहार दिया गया है उसका बदला लेना उचित शिष्टाचार है और यह शिष्टाचार का मामला है। हमें अपने शिष्टाचार में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जब गुवानशी लिन ने उसे पूजा करते हुए देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने जोर से अपना सिर हिलाया। मम्मा, आपके भाई को यह याद होगा। अगर अगली बार ऐसा होता है, तो मुझे परवाह नहीं होगी कि यह पुरुष है या महिला, बस पहले हड़ताल करें और बाद में बात करें। मम, यह बिल्कुल सही है। उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर सिर हिलाया और फिर कहा, देर हो रही है। हमें बिना किसी प्रासंगिकता वाले लोगों को समय बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। चलो चलें। ठीक है। गुवान शीलिन का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और वह अब उन दो लोगों के साथ खुद को परेशान नहीं करना चाहता था। उनके दृष्टिकोण से, उस थप्पड़ के लिए जो उन्होंने झेला था, उनकी प्यारी छोटी बहन ने पहले ही उनसे 2 बार इसका दावा कर लिया था, और एक पुरुष के रूप में, वह स्वाभाविक रूप से इतने क्षुद्र नहीं होंगे कि अभी भी उस महिला के प्रति कोई शिकायत रखें। बिना किसी प्रासंगिकता के लोग। जब वह जाने के लिए मुड़ी तो मुरोंग यी हुआन ने उसकी पीठ को घूर कर देखा, यह एक कथन उसके दिमाग में गूंज रहा था। यह सही है। क्या वह उसके लिए कोई प्रासंगिक व्यक्ति नहीं था? वह उसके लिए कोई नहीं था। इसलिए उसे उससे मिलने के लिए कहने का क्या अधिकार है, सिर्फ इसलिए कि वह देखना चाहता है। लेकिन उसके मुंह से आ रहे उन शब्दों को सुनने के बाद, और यह महसूस करते हुए कि उसने मुड़कर जाने से पहले एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देखा था, उसका दिल इतना उदास क्यों हो रहा था। तुम वहीं खड़े हो। फैंग क्विंग जी ने तीर की तरह आगे की ओर तीर चलाया।
उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसने फेंग जियू के सामने रास्ता रोका और कहा, तुम मुझे मारने के बाद ऐसे ही चले जाना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने फेंग जियू के चेहरे पर लगे घूंघट को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, यह सोचकर कि वह उसके चेहरे को अच्छी तरह से देख लेगी। फेंग जियू ने उसके खिलाफ अपना पहरा बिठा रखा था। फेंग क्विंगजी को अपने घूंघट की ओर हाथ बढ़ाते हुए देखकर फेंग जियू बहुत स्वाभाविक रूप से गुवान शी लिन के पीछे खिसक गई और छिप गई। उसके दोनों हाथों ने उसकी पीठ पर कपड़े पकड़ लिए। उसने मासूमियत से अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और बेहद व्यथित आवाज में कहा, बड़े भाई, वह मुझे धमकाने की कोशिश कर रही है। किनारे पर खड़ा मुरोंगी जुबान आश्चर्यचकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की अभी एक क्षण पहले इतनी सुंदर और शांत थी, वह अचानक अपने भाई के पीछे छिप जाएगी। ऐसी व्यथित दृष्टि प्रकट करने के लिए जो इतनी नाजुक और नाजुक लग रही थी। असहाय शिकायत में उसकी आवाज में इतना कोमल स्वर था, जिससे वह खुद भी उसके बचाव में, उसका रक्षक बनने के लिए उसके सामने कूदने का मन कर रहा था। अपनी अनमोल बहन को अपनी पीठ के पीछे छुपते हुए और दूसरी लड़की के अनियंत्रित व्यवहार के बारे में इतनी असहाय आवाज में शिकायत करते हुए देखकर गुवांशी लिन की आंखें ठंडी चमक में बदल गईं। उसकी छाती फूल गई और उसने जमकर जवाब देने के लिए अपने हाथों को अपने कूल्हों पर चिपका लिया। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप यहाँ शिष्टाचार की इतनी कमी क्यों दिखा रहे हैं? और आप यह दावा करने का साहस कर रहे हैं कि आप जनरल फैंग की बेटी हैं। जनरल फैंग के बेहद प्रतिष्ठित नाम के साथ, उन्होंने संभवतः एक ऐसी बेटी को कैसे पाला होगा जो शिष्टाचार की इतनी कमी दिखाती है। मुझे लगता है कि आप शायद बहुत बड़े नकली और धोखेबाज हैं। उनकी आवाज बहुत ऊंची, उद्दाम और निर्भीक थी। जब उसकी आवाज कम हो गई, तो उसने फैंग किंग जी की प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतजार नहीं किया, लेकिन देखा कि काफी लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे और उसने जोर से कहना जारी रखा, हर कोई, आप सभी क्या कहते हैं? क्या यह युवा महिला यहाँ शिष्टाचार की कमी नहीं दिखा रही है? हम उसे जानते भी नहीं हैं और वह सीधे मेरे पास आई और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। इससे भी अधिक, वो मेरी बहन के चेहरे का पर्दा भी फाड़ना चाहती थी। मुझे बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह है? बहुत ज्यादा हो रहा है। गुवान शी लिन द्वारा अपनी छाती फुलाने और टकराव में खुद को करीब धकेलने के कारण फैंग क्विंग जी को एक कदम पीछे हटना पड़ा। जब उसने उसके मुंह से ये शब्द सुने, तो उसका दिल बहुत क्रोधित हो गया, खासकर जब उसने देखा कि कई लोग पहले से ही उस पर उंगलियां उठाना शुरू कर चुके थे और मुरोंग यी हुआन, जिस पर उसका दिल आ गया था, उस पल उस सफेद कपड़े पहने लड़की पर मंत्रमुग्ध होकर घूर रही थी, जो अपने बड़े भाई के पीछे डरपोक ढंग से छिपी हुई थी, अपने बचाव में एक भी शब्द बोलने के लिए आगे नहीं बढ़ रही थी, जिसने उसे और भी शर्मिंदा कर दिया। जब उसने मुरोंग यी हुआन पर नजर डाली तो उसे बहुत पीड़ा और दुख महसूस हुआ। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक लिया और तेजी से भाग गई। अरे, तुम्हारी नन्ही सुंदरी तो रोती हुई भाग गई। फैंग जियू ने मुस्कुराते हुए मुरोंग यी हुआन से कहा जब उसने देखा कि उसकी निगाहें अभी भी उस पर टिकी हुई थीं। उसने सोचा कि सभी पुरुष उतने ही घृणित हैं, जो पहले से ही अपने कटोरे में जो था उसे खा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें अभी भी यह देखने के लिए भटक रही हैं कि अन्य व्यंजनों में क्या है। मुरोंग यी हुआन ने उस पर जटिल नजर डाली और कुछ नहीं कहा, लेकिन दूर जाने के लिए मुड़ने से पहले अभिवादन के लिए बस अपना हाथ अपनी मुट्ठी पर रख लिया। बड़े भाई, चलो, हम पहले ही यहाँ बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। फैंग जियू ने गुवान शी लिन की बांह थपथपाते हुए उसे घोड़ागाड़ी पर चढ़ने का इशारा करते हुए कहा। ठीक है। गुवान शी लिन ने फैंग जियू को घोड़ागाड़ी में चढ़ते हुए देखकर मुस्कुराया और जवाब दिया, लेकिन अचानक अपनी जगह पर रुक गया और हैरान आवाज में कहा, छोटी जियू, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पहले वाली लड़की कुछ हद तक आपसे मिलती जुलती है। पर्दा खोलकर घोड़ागाड़ी के अंदर जाने ही वाला था, जब फैंग जियू ने ये शब्द सुने, उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक दिखाई दी और वो मुस्कुराते हुए बोली, हम एक जैसे कैसे हैं? उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुविधापूर्वक प्राप्त किया गया यह बड़ा भाई, जो इतना विचारहीन लगता था, वास्तव में इतना संवेदनशील था। गुवान शी लिन ने अपना सिर खुजलाया और सोचा,
बस शरीर का आकार और काया एक ही है, लेकिन व्यवहार भिन्न है। लेकिन चेहरे के आकार और आंखों के संदर्भ में कुछ समानताएं हैं। वो हंसते हुए घोड़ागाड़ी में चढ़ी और अपने बड़े भाई की ओर हाथ हिलाकर कहा, जल्दी अंदर आओ। और फिर वह घोड़ागाड़ी पर चढ़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और अंदर बैठने के लिए पर्दा एक तरफ खींच लिया। बाहर लेंग शूंग ने उनके बैठने तक इंतजार किया और फिर गुवान परिवार की हवेली की ओर जाने के लिए घोड़ागाड़ी को आगे बढ़ाया। गाड़ी के अंदर फेंग जियू ने अपना चेहरा घूंघट हटा दिया और अपने भाई की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, आपकी आंखें वहां मौजूद कुछ लोगों की तुलना में अधिक तेज हैं। वह थोड़ा भ्रमित था, वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि फेंग जियू की अचानक टिप्पणी का क्या मतलब है। आपको भविष्य में पता चल जाएगा। उसने उसकी ओर अपनी आंखें झपकाईं, बस मुस्कुराई लेकिन और कुछ नहीं बोली। अभी उसे सब कुछ बताने का इरादा नहीं था। आज गुवान निवास गतिविधि से भरा हुआ था और हवेली के सामने खड़ी कई घोड़ा गाड़ियों से भरा हुआ था। उनमें से कई लोग थे जो अपने संबंधित परिवार के प्रमुखों और युवा मास्टर्स के साथ गुवान परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध साझा करते थे, जिन्हें गुवान परिवार द्वारा आमंत्रित किया गया था ताकि वे गुवान परिवार के युवा मास्टर्स को देखने के लिए आ सकें और युवा प्रमुख की स्थिति के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकें। जब लेंग शूंग ने गुवान हवेली के सामने आने के लिए अपनी घोड़ागाड़ी चलाई, तो वे पहले से ही अंदर से जयकारों की आवाज सुन सकते थे। उसने गाड़ी रोकी और अंदर बैठे दो लोगों से कहने के लिए मुड़ी, युवा मास्टर, मालकिन, हम यहाँ हैं। पर्दे खुल गए और गुवान शीलिंग गाड़ी से कूद गया और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, छोटी जियो, आओ, मैं तुम्हें नीचे उतारने में मदद करूं। जब दरवाजे पर खड़े दो गार्डों ने गुवान शी लिन को देखा, तो उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। क्या क्या वह युवा मास्टर शी लिन नहीं है? क्या क्या वह पहले ही मर नहीं चुका है? वह अभी भी जीवित कैसे है? दोनों गार्डों के चेहरे एकदम बदल गए और उनमें से एक सदमे से उबरने में कामयाब रहा और वह तुरंत इसकी सूचना देने के लिए दौड़ा। फेंग जियू ने गुवान शी लिन का हाथ पकड़ लिया और गाड़ी से उतर गई। गुवान हवेली के बाहर खड़ी कई घोड़ा गाड़ियों को देखकर वह जोर से हंस पड़ी। बड़े भाई, वहां तो बहुत शोर शराबा हो रहा है। समान आकार के सभी विभिन्न परिवार इस प्रतियोगिता को देखने आएंगे। उसकी नजर मुख्य द्वार के ऊपर लटकी हुई पट्टिका पर पड़ी। गुवान मैंशन, यह उसका घर था, हालांकि उसे यह जगह इतनी अपरिचित, इतनी ठंडी महसूस हुई। युवा युवा मास्टर शी लिन। दरवाजे पर मौजूद गार्ड तुरंत उसका स्वागत करने आया। उसकी आंखें अभी भी आश्चर्य से भरी हुई थीं, और उसकी निगाहें गुप्त रूप से सफेद कपड़े पहने उस महिला को देखने के लिए घूम रही थीं, जिसका आचरण असाधारण था। क्या निवास में सभी ने यह नहीं कहा कि उनकी मृत्यु हो गई है? लेकिन वो उसके सामने स्वस्थ और जीवित कैसे खड़ा था? क्या प्रतियोगिता शुरू हो गई? गुवान शी लिन ने उसकी ओर देखा और उदास स्वर में पूछा। उस क्षण उसके पूरे शरीर से एक दमनकारी आभा निकल रही थी, जिसमें बहुत तेज धार थी। अभी कुछ महीने ही बीते थे, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा उस आभा से अतुलनीय हो गई थी, जो उसके पास कुछ ही महीने पहले थी। शुरू हो गया, शुरू हो चुका है। उसने जो दमनकारी दबाव महसूस किया, उसके तहत गार्ड ने शब्दों को कमजोर तरीके से निचोड़ा। ठंडे पसीने की एक परत ने उसे अनजाने में नहला दिया। यह सुनकर गुवान शी लिन मुड़ी और बड़े कदमों के साथ प्रवेश द्वार की ओर चल दी। फेंग जियू ने उसके पीछे लेंग शून के साथ हल्के कदमों से पीछा किया। उनकी पीठ की ओर देखते हुए गार्ड ने अपनी लार निगल ली और मन ही मन बुदबुदाया, यंग मास्टर इतना डरावना कब था? अभी कुछ ही महीने हुए हैं। गार्ड को अचानक यंग मास्टर रुवान और के येनिया के बीच हाल ही में हुई शादी के बारे में याद आया। उसका दिल जिज्ञासा से भर गया। अब जबकि युवा मास्टर शी लिन वापस आ गए हैं, अगर उन्हें पता चले कि उनकी मंगेतर ने पहले ही दूसरी शादी कर ली है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दुर्भाग्य से वो उस शो को देखने के लिए उनका अनुसरण नहीं कर सका जो सामने आने वाला था, क्योंकि उसे दरवाजे की रखवाली करनी थी। अन्यथा वह वास्तव में देखने के लिए उनके पीछे आना चाहता था।
अंदर प्रतियोगिता मंच के नीचे दर्शक स्टैंड की अगली कुछ पंक्तियां गुवान परिवार की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ साथ अन्य प्रतिष्ठित पारिवारिक कुलों के अन्य प्रतिष्ठित परिवार प्रमुखों से भरी हुई थीं। उनके पीछे की पंक्तियों में विभिन्न परिवार कुलों की सभी युवा पीढ़ियां और विभिन्न परिवार प्रमुखों के बच्चे बैठे थे। उन्होंने बातचीत करते हुए मैच देखा, और जब उन्होंने गुवान परिवार के मुखिया के बेटे गुवान शी रुवान की लगातार 8 या 9 जीतें देखी, जबकि उनके मुकाबले के लिए कोई अन्य योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था, तो विभिन्न परिवार प्रमुखों की ओर से बधाई देने वालों की बाढ़ आ गई। हा हा हा, ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा होना बिल्कुल आपके गुवान परिवार की शैली जैसा है। इतनी कम उम्र में इतना मजबूत होना, सबसे बड़े युवा मास्टर का भविष्य असीमित है। चापलूसी के इन शब्दों को सुनकर गुवान परिवार के मुखिया को बहुत गर्व हुआ, लेकिन वह फिर भी हंसा और संयमित रहा। वो खुशी से चिल्लाया और उत्तर दिया, आप सभी दयालु हैं, कौन नहीं जानता कि यहाँ की सभी युवा पीढ़ी मनुष्यों के बीच ड्रैगन हैं। मैंने अपने लड़के से हमेशा कहा है कि वो यहाँ विभिन्न युवा मास्टर्स से और अधिक सीखने की कोशिश करे। वरिष्ठ गुवान परिवार के मुखिया भी खुशी से मुस्कुरा रहे थे और अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे और सभी प्रशंसाएं सुन रहे थे। तभी अचानक एक नौकर हड़बड़ाहट में दौड़ता हुआ आया।